नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लगातार संविधान की सीरीज को पढ़ रहे थे और संविधान के लगभग प्रारंभिक चीज़ें हमने पढ़ चुके थे और संविधान के एक एक भाग पर हम चर्चा कर रहे थे। भाग फर्स्ट संघ और उसके राज्य क्षेत्र की हमने विस्तृत चर्चा करी। उसके बाद संविधान का भाग सेकंड नागरिकता सिटीजनशिप को लेकर था और उसमें हमने लगभग जितना भी फैक्ट थे, जितनी भी जानकारियां थी आज तक वर्तमान तक, वो सारी चर्चा कर ली। अब इसके बाद संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रारंभ होता है जिसे संविधान का भाग 3 कहा जाता है और मूल अधिकार। संविधान का सबसे अलौकिक, सबसे विवादास्पद, महत्वपूर्ण भाग माना जाता है कौन सा? भाग 3 मूल अधिकार। कौन सा? तो आज आप उस मूल अधिकार और भाग 3 के ऊपर ही चर्चा प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि मूल अधिकार क्या है, कैसे हैं और किस प्रकार से हमें दिए गए। तो देखिएगा, बात करते हैं किसको लेकर? मूल अधिकार को लेकर। मूल अधिकार भाग 3 और साथ साथ में अनुच्छेद 12 से 35 तक ये आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मैं आपको बता चुका हूं कि भाग 3 में क्यों शामिल किए गए, क्या थे, उसको थोड़ा सा आप देखिएगा और बात करिएगा मूल अधिकार की। किसकी? मूल अधिकार। अब ये जो मूल अधिकार हैं, आपके जो दिमाग में बात बैठती है फंडामेंटल राइट्स। पहली बात तो ये कि मूल अधिकार क्या है? आप कहोगे मूल अधिकार वो हैं जो संविधान में दिए गए। क्यों दिए गए, कैसे दिए गए, ये सारी चीजें भी तो आनी चाहिए। कि मूल अधिकार आप बताओगे मूल अधिकार संविधान के भाग इसमें हैं, हमको प्रारंभ में इतने मूल अधिकार थे, वर्तमान में इतने, लेकिन मूल अधिकार आखिर क्या है उसको लेकर कुछ चर्चाएं करते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं मूल अधिकार को लेकर। किसको? मूल अधिकार को लेकर। देखिए, नागरिकों के लिए। किसके लिए? नागरिकों के लिए सर्वांगीण विकास हेतु, सर्वांगीण विकास हेतु क्या दिए गए? अधिकार दिए गए। किसके लिए? नागरिकों का इससे क्या हो सके? विकास हो सके। समझ में आ गया? इसके लिए क्या दिए गए? अधिकार दिए गए। अधिकार क्या हो सकते हैं? तो मैंने आपको कहा अगर आपसे पूछा था अधिकार वास्तव में क्या है, तो आप ये कहेगा अधिकार वो होते हैं जिसमें मेरे पास दोनों विकल्प हों। मैं हां भी कर सकूं और ना भी कर सकूं, वो मेरा अधिकार माना जाएगा। मुझे कहा जाएगा ये करना ही पड़ेगा, तो आप समझिए कहीं ना कहीं मेरे दूसरे अधिकार का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। चाहूं तो मैं करूं, कहीं ना कहीं मेरे स्वतंत्रता का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। तो मेरे पास जहां तक सामान्य चीज है, अधिकार का मतलब मेरे पास दोनों विकल्प रहे, मैं कर भी सकूं और ना भी कर सकूं, तो वो अधिकार की श्रेणी में आता है। समझ में आ गई? उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अधिकार क्यों दिए गए, तो आपको ध्यान रखना अधिकार किसके लिए दिए गए? सुरक्षा के लिए। सुरक्षा कैसी? बाह्य और आंतरिक दोनों सुरक्षा के लिए मुझे क्या दिए गए? अधिकार दिए गए। और मैंने कहा कि नागरिकों को क्या, मनुष्य को क्या, सभी को सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? सुरक्षा है। मैंने आपको कहा आपके मेरे लिए संविधान में सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या? तो अधिकार हैं। अगर संविधान से अधिकार ही निकाल दिए जाएं, अधिकार ही ना हो, तो मेरे लिए संविधान एक तरीके से बेमानी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए जिससे मेरा खुद का स्वयं का विकास हो सके, मेरी सुरक्षा हो सके, तो वो चीज केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स है। और अगर संविधान में फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है, तो फिर वो संविधान मेरे लिए खोखले के सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए नागरिकों के लिए संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स जितने ज्यादा होंगे, समझिए नागरिकों की सुरक्षा, नागरिकों का विकास उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अधिकार नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए
उनकी सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय था। इसलिए संविधान में सबसे पहले इनको शामिल किया गया, मूल अधिकारों को। पहली चीज ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और आपके दिमाग में आती है, क्या एक होते हैं मूल अधिकार, जिसे हम कई बार कहते हैं मौलिक अधिकार, और एक होते हैं मानवाधिकार। समझ में आ गया? एक होते हैं मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स कहते हैं, और एक को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या दोनों समान हैं? दोनों एक बराबर हैं या दोनों अलग अलग हैं? तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार तो वो मूल अधिकार जो नागरिकों को दिए जाते हैं, उस देश के नागरिकों को उस देश के संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए वो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं, जिन्हें संविधान में फंडामेंटल राइट्स के रूप में स्वीकार किया गया। नागरिकों को, किसको? नागरिकों। जरूरी नहीं है फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए हों दुनिया में, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो केवल और केवल उस देश के नागरिकों के लिए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो केवल विदेशियों के लिए हो सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो विदेशी और भारतीय दोनों के लिए हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो फंडामेंटल राइट्स क्या होगा? उस देश के संविधान के द्वारा उस देश की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स, वो मूल अधिकार कहलाते हैं। वो देश के नागरिकों के लिए भी हो सकते हैं और दूसरे देशों के नागरिकों के लिए भी हो सकते हैं। मानवाधिकार, मानवाधिकार इस सबसे आपको पता लग जाएगा, ह्यूमन राइट्स। मानव होने के नाते, मानव होने के नाते जो अधिकार मिले हैं वो मानवाधिकार कहलाते हैं। पूरे विश्व में सभी मानव हैं, सभी को अधिकार चाहिए। तो मूल मानव अधिकार का मतलब एक तरीके से ओवरऑल पूरे विश्व के लिए सभी नागरिकों के ऊपर लागू होंगे और सभी नागरिकों को मूल रूप से वो चाहिए मानवाधिकार। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से प्राकृतिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है। समझ में आ गया? तो वो अधिकार जैसे सुरक्षा का अधिकार, तो चाहे भारत का नागरिक हो, अमेरिका का नागरिक हो, कनाडा का नागरिक हो, इजराइल का नागरिक हो, सभी को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। क्या चाहिए? सुरक्षा। तो एक तरीके से सुरक्षा का अधिकार कैसा अधिकार हो गया? जीवन जीने का अधिकार एक तरीके से कैसा अधिकार हो गया? मानवाधिकार हो गया। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को भी चाहिए, यहां के लोगों को भी चाहिए, उधर के लोगों को चाहिए, उधर के सभी लोगों को क्या चाहिए? जीवन जीने का अधिकार है। तो एक तरीके से वो क्या हो गया? ह्यूमन राइट्स हो गया। समझ में आ गया? ह्यूमन राइट्स का संविधान में कोई शामिल नहीं है, संविधान से इतर एक विधि बनाकर, एक कानून बनाकर इसको भारत में लागू किया गया। समझ में आ गया? जिससे आप कहते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन, 1993 आगे चर्चा करेंगे। तो मानव अधिकार और मूल अधिकार में अंतर समझ में आ गया। मूल अधिकार संविधान के द्वारा संविधान के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। वो किसी के लिए भी हो सकते हैं, भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन मानवाधिकार वो पूरी प्रकृति के लिए, सभी मानवों के लिए होंगे। क्यों? क्योंकि उनका नाम ही क्या? मानवाधिकार। समझ में आ गई बात? इसी को लेकर यूएनओ के द्वारा 1948 में एक घोषणा पत्र, अधिकार घोषणा पत्र, मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था। तो मानव होने के नाते, किसके नाते? मानव। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मूल अधिकार की। किसकी? मूल अधिकार। तो मैंने कहा मूल अधिकार संविधान में दिए गए हैं, तो एक तरीके से संवैधानिक अधिकार हो गए। कैसे अधिकार हो गए? संवैधानिक अधिकार। दूसरी बात, मानवाधिकार संविधान में शामिल नहीं है, संसद के द्वारा कानून बनाकर तो गैर संवैधानिक कर सकते हो। या किसी कानून के द्वारा इनका निर्माण किया गया तो साविधिक अधिकार कह सकते हैं। समझ में आ गया? ये हमको संविधान में शामिल किए गए हैं। कहां पर? मैं कह चुका हूं, बता चुका हूं, भाग 3 में। और कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। इसके लिए क्या बनाया गया? पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, मानवाधिकार संरक्षण कानून। मानवाधिकार
संरक्षण कानून बनाया 1993, सितंबर 1993 में बनाया गया और इसे लागू किया गया अक्टूबर 1993 में। और इसके लिए एक कमीशन भी बनाया, एक आयोग बनाया और आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, आपको थोड़ा पता होना चाहिए पहले अध्यक्ष कौन थे। रंगनाथ मिश्र की बात की जाती है, पहले आयोग के रूप में वो माने जाते हैं। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज, मुख्य जज या अन्य जज इसकी क्या बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में यहां से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। बात करें मूल अधिकारों को लेकर, मैंने कहा संविधान के भाग 3 में कही गई है और संविधान के भाग 3 आपको क्या देते हैं, सुरक्षा देते हैं। ये आपको पहले से पता है, मैं आपको बता चुका हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या चीज कह सकते हैं, मानवाधिकार को लेकर, किसको लेकर, मानवाधिकार को लेकर राजस्थान की बात कर सकते हैं। राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी बात करें तो इसका गठन भी कब किया गया, 1999 में। और इसने भी कार्य कब प्रारंभ किया, 2000 में। आपको यह भी पता होना चाहिए इसका भी अध्यक्ष कौन होगा, हाई कोर्ट का मुख्य जज या अन्य जज इसके अध्यक्ष के रूप में क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। तो ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात आपको पता लगे, जो मानव के अधिकारों को लेकर पूरे विश्व में क्या कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। इसको लेकर यूएनओ में भी संस्था बनाई गई, यूएनएचआरसी की स्थापना की गई, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना। वो पूरी दुनिया के अंदर मानवाधिकार आयोग को लेकर जागरूकता फैलाता है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक तौर पर मेरा उद्देश्य ये था कि आपसे पता लगे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या होते हैं और मानवाधिकार क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मूल रूप से मूल अधिकारों को लेकर। किसको लेकर, जब मूल अधिकारों को लेकर बात करते हैं तो पहले बेसिक जानकारी पढ़ लें कि मूल अधिकार की पृष्ठभूमि कौन सी, पृष्ठभूमि एक तो पढ़ लें कहां पर, विश्व में, और एक पढ़ सकते हैं हम भारत में। ये दोनों आप पढ़ सकते हो, विश्व में और भारत में। अगर ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम आपको पता इंग्लैंड में, किताबों में पढ़ चुके हो, 1215 में। उसके बाद आपको पता है 79 यूएसए के संविधान में पहली बार मानवाधिकारों को लिखित रूप में स्वीकार किया गया। उसके बाद आपको पता है यूएनओ में 1948 में इसको कहीं ना कहीं शामिल किया गया और वहीं से ही हमने भी इनको क्या किया, अपने संविधान में क्या किया, शामिल किया। तो ये विकास एक पैमाना माना जा सकता है। विश्व के अंदर इंग्लैंड के बाद यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित रूप में शामिल किए गए, यूएनओ ने भी इसको शामिल किया और यूएनओ के बाद भारत में भी इसको शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का प्रभाव किस पे देखने को मिलता है, यूएसए से। क्योंकि विश्व में सबसे पहले अपने संविधान में लिखित रूप में अगर किसी ने शामिल किए थे तो वो था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली चीज ध्यान रखिएगा। भारत की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं, पहला तो तिलक की मान लो, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, मांग कर रहा है स्वराज की, किसकी, यानी कि अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, समझ, वहां से शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद 1915 के अंदर एनी बिसेंट होम रूल लीग के माध्यम से इसकी डिमांड करती है। उसके बाद 27 मद्रास अधिवेशन कांग्रेस का या फिर नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की मांग रखी जाती है, उनको शामिल किया जाता है। उसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन पटेल
यहां पर पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई, ये व्यवस्था आपको यहां देखने को मिलती है। उसके बाद आ जाता है कौन क्या, इसके नीचे बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्लान आया उसने भी कहा क्या देने पड़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स को आपको देना पड़ेगा भारतीयों को। कैबिनेट मिशन भी ये बात कर रहा है आपके सामने, यहां से विकास प्रारंभ होता है। फिर मैंने कहा कैबिनेट मिशन संविधान सभा बनाता है, संविधान सभा में अलग अलग कमेटियां बनती है, उसमें से एक कमेटी बनती है मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति कब गठन होता है, 24 जनवरी 1947 को इसका गठन होता है। और इसके अध्यक्ष बनते हैं कौन, सरदार पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। यह चीज ध्यान रखना। इसी समिति की फिर एक उप समिति बनती है, फरवरी 1947 को, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जेवी कृपलानी। ये इतिहास आपको पता होगा, ये थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड है, आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान में हमको क्या दे दिए गए, 7 मूल अधिकार दे दिए गए। मूल संविधान में कितने अधिकार, 7, वर्तमान में कितने, 6। यहां तक हमको पहुंचना है। उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे किसको, आर्टिकल्स को। तो पहले चीजों को थोड़ा सा समझ लें, वापस बता रहा हूं। संविधान का भाग 3 मूल अधिकार, कौन सा अधिकार, मूल अधिकार को शामिल किया गया। मूल अधिकार क्या थे, मैंने आपको कहा लोगों के, नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए, नैसर्गिक उनको न्याय प्राप्त हो सके, सामाजिक न्याय उनको प्राप्त हो सके, समानता उनको मिल सके, इक्वलिटी मिल जाए, इन सबको ध्यान में रखते हुए संविधान में क्या शामिल किए गए, मूल अधिकार शामिल किए गए। पहली बार किसके लिए, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा कैसी, बाह्य सुरक्षा भी और आंतरिक सुरक्षा भी मिल सके, उसके लिए संविधान में शामिल किए गए, वो मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकार बेसिक तौर पर बात करें क्या है, तो ऐसा अधिकार जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे विकल्प हों, बहुत सारे विकल्प का मतलब हमें बहुत ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त हो, तो मैं किसी भी चीज के लिए हाँ कर सकूं या ना कर सकूं, इस प्रकार का अगर विकल्प मेरे पास है तो मुझे ऐसा महसूस हो सकता है वो मेरा कहीं ना कहीं अधिकार है, पहली चीज। उसके बाद मैंने कहा मानवाधिकार और मूल अधिकार, एक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स उस देश के संविधान के द्वारा उस देश के नागरिकों को या फिर अन्य देशों के नागरिकों को भी दी जा सकती है, वो संविधान के अंदर क्या है वो व्यवस्था है। दूसरी मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, पूरी दुनिया के अंदर मानव को लेकर जो अधिकार दिए जा रहे हैं वो हर देश के अंदर दिए जाएंगे, क्योंकि मानव तो सभी जगह पर है। तो वो उस प्रकार का जो अधिकार होगा वो मानवाधिकार होगा, जैसे जीवन जीने का अधिकार, प्रायोरिटी, चाहे वो दुनिया में कोई से देश का नागरिक हो, उसकी सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होगा, उसको जीवन जीने का क्या है, अधिकार है। तो वो एक तरीके से मानवाधिकार हो गया, क्या हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया। ठीक है, ह्यूमन राइट्स को लेकर भी मैंने आपको कहा भारत के अंदर अब पूछा जाए, फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि संविधान में दिए गए थे। मानवाधिकार को संविधान में नहीं दिया गया, गैर संवैधानिक हो सकते हैं। संसद ने कानून बनाकर उसके लिए कानून बनाया तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया, इसलिए उसको गैर संवैधानिक, साविधिक या विधिक कानून के रूप में याद कर सकते हैं। उसमें क्या कहा गया, उसके लिए एक आयोग बनाया गया, 1993 में आयोग बनाया गया। राजस्थान की बात करें तो 1999 में आयोग बनाया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अगर केंद्र की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जज, मुख्य जज या फिर रिटायर्ड जज या अन्य जज भी हो सकता है। ऐसे ही राजस्थान की बात करें तो राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य जज या अन्य जज उसकी क्या कर सकते हैं, अध्यक्षता कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पृष्ठभूमि, मूल अधिकार प्रारंभ कहां से हुए, विश्व के अंदर इंग्लैंड में 1215 के ईस्वी के आसपास कुछ अधिकार आम जनता के लिए सामंतों को राजा के द्वारा दिए गए, उनसे कहीं ना कहीं वो संविधान का या मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है उसको लेकर। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अधिकारों का एक विधिक अधिकार पत्र सौंपा गया, संविधान के अंदर उनको इंप्लीमेंट किया गया, शामिल किया गया। विश्व का पहला संविधान जिसमें मूल अधिकार शामिल किए गए यूएसए का। यूएनओ ने भी अपने चार्टर के अंदर उसको शामिल किया 1948 में। और आपको ध्यान होगा 1948 में भी कब किया, आपको पता होगा 10 दिसंबर को। इसलिए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस।
ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में यहां से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। भारत की बात करें तो सर्वप्रथम मैंने कहा तिलक स्वराज विधेयक लेकर आए 1895 में और कहा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसको लेकर रहूंगा, इस पर चर्चा की गई। उसके बाद एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के माध्यम से इसकी डिमांड करी। होम रूल लीग आपको पता है तिलक के द्वारा भी बनाया गया। उसके बाद मद्रास अधिवेशन, A.M. अंसारी ने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करी और कहीं ना कहीं वहां पर अधिकारों को लेकर बात की गई। नेहरू जो रिपोर्ट बनाई गई जिसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं, उसके अंदर भी मूल अधिकारों को शामिल किया गया। कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने करी, वहां पर भी मूल अधिकारों को लेकर चर्चा और एक मूल अधिकारों का प्रस्ताव दिया गया। कैबिनेट मिशन जो भारत के अंदर आया, कैबिनेट प्लान, उसने भी कहा कि लोगों को क्या दिए जाने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स दिए जाने चाहिए। संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान की समितियां बनाई गई। उन समिति में मूल अधिकार समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। उसी की एक उप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी। और संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ। हमें मूल रूप से संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए और वर्तमान में हमारी उनकी संख्या कितनी है, 6 है। आगे इस पर चर्चा करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको लगभग पता होनी चाहिए मानवाधिकार या मूल अधिकारों से संबंधित जब भी आप टॉपिक को क्या करते हो, स्टार्ट करते हो। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए अब इससे आगे की चर्चा करते हैं कि और क्या क्या चीज हो सकती है आपके एग्जाम में। यहां तक हमने बेसिक जानकारी पढ़ी किसकी, मूल अधिकारों को लेकर कि मूल अधिकार क्या होते हैं, किस प्रकार से संविधान में शामिल किए गए, मानवाधिकार क्या होते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस किस प्रकार का होता है, इन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब इससे आगे की बात करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शामिल किए गए उनके आधार पर। तो देखिए जब संविधान की बात करते हैं तो मैंने कहा मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे, 7 मूल अधिकार थे। 7 मूल अधिकार थे। अब कई बार स्टूडेंट रटता है समानता पहले स्वतंत्रता बाद में या कैसे क्या, तो ध्यान रखिएगा मैंने कहा हर चीज संविधान में बहुत ही सिस्टमेटिक और व्यवस्थित तरीके से रखी गई है। अगर आप संविधान को पढ़ोगे तो आपको लगेगा वास्तव में बहुत बड़े बुद्धिजीवियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एक एक चीज को कड़ी से कड़ी को जोड़कर रखा गया है। कहीं पर भी आपको अव्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो मूल अधिकार की बात करें तो पहला मूल अधिकार आप सबको पता है, सबसे पहले लोगों को क्या करेंगे, समान करेंगे, ऊंच नीच को हटाएंगे तो समानता का अधिकार। लोगों के बीच में इक्वलिटी पैदा करेंगे। आगे के अधिकार की बात तो क्या करेंगे, पहले तो पूरे देश के नागरिक हैं उनको कैसे कैसे करके समान बनाया जाए तो उनको समानता का अधिकार दिया जाए, आगे इस पर चर्चा करेंगे। जब सभी समान हो गए तो सभी को क्या चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए। तो सबको क्या दी गई, स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, जब स्वतंत्रता दे दी गई तो किसी भी प्रकार से लोगों का क्या ना हो, शोषण ना हो, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार दिया गया। ठीक है, जब शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया तो देश के अंदर अलग अलग धर्म मत पंथ सब है, उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या दी गई, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। सभी को अपना धर्म मत पंथ सब अपनाने को, उसके अनुसार फैलाने को, उसकी लिपि उसकी संस्कृति उसका प्रचार प्रसार करने की पूर्ण रूप से भारत में क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई। पांचवा आपको पता होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में फिर समस्या हो गई कि भारत के अंदर कुछ माइनॉरिटी है तो उन माइनॉरिटी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया जाए। तो माइनॉरिटी के लिए प्रोटेक्शन दिया गया, शिक्षा में
संस्कृति का अधिकार, माइनॉरिटी के लिए स्पेशलाइजेशन, धार्मिक शिक्षा और अपने कल्चर को बढ़ा सकते हैं उनके लिए विशेष उनको प्रोविजन किए गए। छठा, संपत्ति का अधिकार, और लास्ट वाला था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, ये हमारे 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? इन 7 मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे कैसे क्या था। इससे इंपॉर्टेंट एक और है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बार बार संविधान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप समझिए कुल कितने अधिकार? 7 मूल अधिकार। ठीक है, पहले लोगों को समानता दी जाएगी, फिर उनको स्वतंत्रता दी जाएगी, अगर उनका शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध उनको संरक्षण दिया जाएगा। भारत के अंदर अलग अलग पंथ मजहब के लोग हैं, उन सब की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। माइनॉरिटी है, उस माइनॉरिटी के लिए शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अधिकार दिया गया। संपत्ति का अधिकार दिया गया और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आप हमेशा पढ़ते हो, शुरू से पढ़ते आए हो। आत्मा क्यों कहा है, इस पर कभी विचार किया? शरीर के अंदर एक आत्मा होती है। शरीर के 2 हिस्से होते हैं, एक बॉडी और एक माइंड। ठीक है ना? तो बॉडी के बाद जो शरीर के अंदर इंटरनल जो होती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, अगर उस आत्मा को बॉडी से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? आपको पता है, शरीर मृत हो जाएगा। सेम वैसे ही अंबेडकर ने इसे संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। अब आप समझिए, अगर इसको निकाल दिया तो संविधान मृत हो जाएगा। अब आप कहोगे केवल एक को निकालने से संविधान मृत कैसे हो जाएगा? तो आप समझिए, मैंने आपको कहा आपको पूरे संविधान में क्या दिया गया है? मूल अधिकार दिए गए। आपके लिए संविधान में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मूल अधिकार। अब ये जो मूल अधिकार है, मैंने कहा आपको क्या दे रहे हैं? सुरक्षा दे रहे हैं। समझ में आ गया कितने महत्वपूर्ण है? क्यों है? आपको सुरक्षा दे रहे। मूल अधिकार आपको सुरक्षा दे रहे और मूल अधिकारों को सुरक्षा दे रहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि सुरक्षा की भी सुरक्षा, सुरक्षा की भी सुरक्षा। आपको मूल अधिकारों से क्या मिल रही है? सुरक्षा मिल रही है। और मूल अधिकारों को सुरक्षा किससे मिल रही है? अनुच्छेद 7 वो 7वें मूल अधिकार से, जिसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझ में आ गया? तो कितने महत्वपूर्ण हो गए? क्यों हो गए? मूल अधिकारों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब आप कहोगे मूल अधिकार को सुरक्षा कैसे दे रहे हैं? बाई चांस ये मान लो कि आपके पास 6 ही मूल अधिकार होते हैं संविधान में, 7वां होता ही नहीं। आपको सारे मूल अधिकार मिल गए, आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं थी, आप उसके हिसाब से अपना जीवन जी रहे हो। लेकिन बाई चांस कोई ऐसा चीज बन जाए जो आपके मूल अधिकारों का क्या करे? छीन ले। जब मूल अधिकार आपसे छीन लिए जाएं तो आप मुझे बताइए, आपके पास कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा हथियार नहीं था कि जिनसे आप उनको वापस प्राप्त कर सको। समझ में आ गया? अगर ऐसा अधिकार नहीं होता तो आपको 6-7 मूल अधिकार की जगह 10 दे दो, 12 दे दो, 15 दे दो, 25 दे दो, कितने मूल अधिकार दे दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब उन मूल अधिकारों को कोई वापस लेता है और आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि मैं उसे पुनः प्राप्त कर सकूं, तो कितने भी मूल अधिकार देते उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया ये मूल अधिकार। अगर आपसे कोई लेता है, कोई छीनता है, तो इस अधिकार के द्वारा आप उन्हें वापस प्राप्त कर सकते हो। इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कहा सुरक्षा की भी सुरक्षा कर रहा है। क्या कर रहा है? सुरक्षा की सुरक्षा। मूल अधिकार नागरिकों को सुरक्षा दे रहे हैं और मूल अधिकार को सुरक्षा कौन दे रहा है? संवैधानिक उपचारों का। इसलिए संविधान की आत्मा का है भीमराव अंबेडकर ने। आगे जब इसको पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। तो ये 7 मूल अधिकार आपको पता लग गए। अब मैंने कहा 7 मूल अधिकार तो आपको पता लग गए। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार
आर्टिकल 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, शिक्षा संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 और 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और ये अधिकार अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा। ठीक है, समझ में आ गया। 32 से 35 के बीच में है, कई बार आपको देखने को मिलेगा 32 से 35। आगे चर्चा करेंगे इसमें, ये सैन्य कानून को लेकर, सैनिक अधिकारियों को लेकर और संसद को लेकर, उस पर अपने चर्चा करेंगे। इनमें आगे 32 के बाद 33, 34 और 35। 33 के अंदर जो सैनिक है उनको लेकर बात कही गई। 34 के अंदर जो मार्शल लॉ जहाँ लगा है उस क्षेत्र के लेकर अधिकारों की बात की गई। और 35 संसद के पास अथॉरिटी है कि वो संविधान में क्या कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती। इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन इन अपने ने पढ़ा है कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक थे, 12 से 35 तक, और हमने ने चर्चा करी है 14 से। तो आर्टिकल कितने रह गए, दो आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। शुरुआत पहले यहीं से करेंगे, अनुच्छेद 12, और फिर एक एक मूल अधिकार को पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 2 प्रारंभिक है, 12 और 13। अब शुरुआत करते हैं मूल अधिकार को लेकर। किसको लेकर, मूल अधिकार को लेकर। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 राज्य को परिभाषित करता है। अब आप कहोगे राज्य को देखिए, सब काम राज्य के लिए है, तो राज्य पहले परिभाषित होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। आर्टिकल 12 यहां से शुरुआत होती है, मूल अधिकार शुरुआत होती है, तो राज्य को परिभाषित किया जाता है। नीति निर्देशक तत्व प्रारंभ होते हैं तो राज्य को परिभाषित किया जाता है। और राज्य सरकार जब प्रारंभ होती है आर्टिकल से, तब भी सबसे पहले राज्य को परिभाषित किया गया, क्योंकि परिभाषित होने के बाद ही तो पता लगेगा। जब यही नहीं पता लगेगा राज्य क्या है, तो क्या उसको मिल रहा है, क्या वो दे रहा है, क्या उससे ले रहे हैं, उनके बारे में क्या पता लगेगा। तो सबसे पहले राज्य को परिभाषित किया। आखिर राज्य किसे कहेंगे, तो राज्य किसे कहेंगे, फर्स्ट ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार और संसद। दूसरा राज्य सरकार और विधानमंडल। तीसरा स्थानीय निकाय, पंचायती राज, नगर निकाय, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, जितने भी तरह के बोर्ड हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। फोर्थ न्यायालय द्वारा नियुक्त प्राधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं जिन्हें समय समय पर न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या उच्चतम न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा क्या किया जाता है, प्राधिकृत किया जाता है, प्राधिकारी के रूप में स्थापित किया जाता है, बनाया जाता है, वो सब कहीं ना कहीं राज्य के रूप में शामिल होंगे। तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि मूल जो अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है, आगे चलकर बताऊंगा मैं आपको कि राज्य की प्रकृति, मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है, वो सारी चीजें आपने धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको पहले एक एक आर्टिकल्स को बता रहा हूं। आर्टिकल 12 क्या कह रहा है, राज्य को डिफाइन कर रहा है। किसको, राज्य को। राज्य कौन होगा, केंद्र सरकार राज्य होगी, संसद राज्य होगी, राज्य सरकार होगी, राज्य सरकार के साथ साथ विधानमंडल होगी, स्थानीय जितने भी निकाय हैं, जितने भी बोर्ड हैं, जितनी भी छावनी है, जितने भी जिला बोर्ड, सब कुछ किस में आएंगे, जितने भी एनजीओ हैं सब किस में आ जाएंगे, राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे। उसके अलावा कुछ नियुक्त किए गए महत्वपूर्ण प्राधिकारी भी इसी में आ जाएंगे। तो इन सब को मिलाकर क्या बनाया जाएगा, राज्य माना जाएगा। पहली चीज क्यों, क्योंकि राज्य का ही तो सारा काम है। तो सबसे पहले किसको डिफाइन किया गया, राज्य को डिफाइन किया गया। समझ में आ गई बात। मैं फिर बता रहा हूं, एक एक चीज को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नए अनुच्छेद की। अनुच्छेद 13 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद।
पहले तो मैं बता देता हूं, फिर पहले लिख देता हूं। मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण की विधि। ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, अलग है, या कहीं ना कहीं मूल अधिकारों को अल्प कर रही है, छोटा कर रही है, उससे संबंधित जानकारी किस में है? अनुच्छेद 13 में दी गई है। मूल अधिकारों से असंगत, दूसरा मूल अधिकारों को कम करने की विधियां इसमें बताई गई हैं, और उनको क्या क्या प्रावधान किए गए उनके बारे में एक एक चर्चा हम करते हैं। देखिए आर्टिकल 13(1), पहले इसको पढ़ें। आर्टिकल 13(1) क्या कहता है? संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां, संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां, पूर्व की विधियां, ध्यान रखना इस बात को। संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां मेरे मूल अधिकारों को से असंगत हैं, मेरे मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हैं, या किसी भी प्रकार से मेरे मूल अधिकारों को कम करती हैं, तो इनके ऊपर मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी गई है। यानी कि इस विधि के ऊपर मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी गई है। अगर कोई भी विधि लागू होने से पूर्व की कोई विधि मेरे मूल अधिकारों को कम करती है, उनको अल्प करती है, तो वो मेरे लिए शून्य हो जाएंगी, उनका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं और उसका व्यक्ति के अधिकारों पर कहीं ना कहीं हनन होता है, तो वो जो है विधियां, उन विधियों को मूल अधिकार आच्छादित कर देंगे, यानी कि उनके ऊपर अपना अम्ब्रेला स्थापित कर देंगे, उनके ऊपर स्थापित हो जाएंगे, उनको ग्रहण कर लेंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मूल अधिकारों को इनके ऊपर प्राथमिकता दी गई है, कि मूल अधिकार इसको ढक लेंगे। अगर कोई ऐसी विधि जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, असंगत करती है या हनन करती है, तो वो विधि को आच्छादित कर देगा कौन? फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि मैंने कहा संविधान में मूल अधिकार सर्वोपरि है। तो ऐसी कोई विधि जो संविधान लागू होने से पूर्व की विधि हो, अगर वो विधियां मेरे मूल अधिकारों का क्या करे, या मेरे मूल अधिकार से क्या हो, असंगत हो, तो क्या होगा? वो शून्य हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? या प्रभावहीन हो जाएंगी। और उनको कौन ढक लेगा? उनके ऊपर किसको प्राथमिकता दी जाएगी? मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसको प्राथमिकता दी जाएगी? मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। समझ में आ गया? ऐसी कोई कानून, कोई विधि बनी हुई हो जो संविधान लागू होने के बाद ऐसा पता लगता है कि वो मूल अधिकारों को अल्प कर रही है, असंगत हैं, या किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन कर रही है, तो वो जो भी विधि है वो उस व्यक्ति के लिए क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी। उसके अधिकार उस विधि को ढक लेंगे। इसे ही आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। वो उस विधि को मूल अधिकार ग्रहण कर लेंगे, यानी कि मूल अधिकार उनके ऊपर स्थापित कर दिए जाएंगे। इसलिए इस सिद्धांत को, इसको आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? फिर समझ लेना। संविधान लागू होने से पहले के कानून भारत में चल रहे हैं, वर्तमान में भी चल रहे हैं। अगर ऐसा कोई कानून, कोई विधि मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, उनको कम करे, उनके साथ असंगत हो, तो उन विधियों के ऊपर मेरे मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मेरे मूल अधिकार उन विधियों को आच्छादित कर देंगे, उनके ऊपर स्थापित हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि संविधान में सर्वोपरि किसकी बात कही गई है? मूल अधिकारों की बात कही गई है। पहली चीज इसको समझ लें। दूसरी बता रहा हूं, दूसरा क्या है? संसद के द्वारा, किसके द्वारा? संसद के द्वारा कोई कानून या विधि, कोई कानून या विधि मूल अधिकारों का, किसका? मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, अब समझना दूसरा क्या कह रहा है। संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून या विधि बनाई जाती है जो मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो ध्यान रखिएगा वो कानून जो बनाया गया है उसका वो हिस्सा जो मेरे मूल अधिकारों को अगर प्रभावित करता है तो वो हिस्सा उस कानून का मेरे लिए शून्य हो जाएगा। पूरे कानून को प्रभावहीन करने की आवश्यकता नहीं है। वो उसका क्लोज जो कहीं ना कहीं मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकती है और समीक्षा के बाद अगर उसको ऐसा लगता है कि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उस हिस्से को रद्द भी किया जा सकता है। क्योंकि मैं आपको पहले से बता चुका हूं क्या कि संविधान में मूल अधिकार सर्वोपरि हैं। समझ में आ गया? ये तो बात कर रहे थे पहले वाले की, ये बात कर रहे हैं संसद के द्वारा अगर कोई कानून या विधि बनाई जा रही है और वो मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन करे तो वो हिस्सा जो उस कानून का मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है वो हिस्से को वो कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समीक्षा की जा सकती है। और अगर ऐसा लगता है कि वो गलत है तो उसको रद्द भी किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि वो मूल अधिकारों का कहीं ना कहीं बिल्कुल उल्लंघन कर रहा है। तो मैं आपको कह रहा हूं फिर ध्यान रखिएगा। अब यहां से ये जो चीज है इसको ध्यान रखिएगा। इसी के लिए वेरी वेरी एग्जाम्स में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, ये जो आर्टिकल जो 13 इसका क्लोज 2 क्या कहता है? क्लोज 2 आपको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दे रहा है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दे रहा है, जुडिशनल रिव्यू की पावर दे रहा है। किसकी पावर दे रहा है? कि जो बनाया गया है उसका दोबारा से रिव्यू किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। और यहां पर एक चीज और बता रहा है, इसी कानून में एक चीज और बता रहा है, एक नया सिद्धांत जिसे पृथक्करण का सिद्धांत कहा जा रहा है। पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब जो दो चीजों में डिफाइन हो जाए, वो जो कानून है, वो जो बनाई गई विधि है, उसका कौन सा हिस्सा वैध है और कौन सा हिस्सा अवैध है। जो वैध है वो रहेगा, जो अवैध है उसको रद्द किया जा सकता है, उसको शून्य किया जा सकता है, उसको प्रभावहीन किया जा सकता है। तो यहां पर वैध और अवैध के बीच में पृथक्करण किया गया, सेपरेशन किया गया। समझ गया? इसलिए इसको पृथक्करण के सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। विश्व में पहली बार, और चीज एक चीज और बताता हूं, विश्व में पहली बार पृथक्करण का सिद्धांत, एक केस आया था मालबरी बनाम मेडिसिन, मालबरी बनाम मेडिसिन यूएसए। उसमें यह सिद्धांत लागू हुआ था। कौन सा? पृथक्करण का सिद्धांत देखने को मिला था। तो पृथक्करण, पावर ऑफ सेपरेशन को यहीं पर ही देखने को मिलेगा। किसमें पृथक्करण? अगर संसद कोई कानून बना रही है, वो मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो संसद उस कानून की समीक्षा करेगी और ये देखेगी कौन सा हिस्सा वैध है और कौन सा अवैध है। वैध है तो वो रहेगा, और अवैध है उसको क्या किया जा सकता है? शून्य किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, हटा दिया जा सकता है, प्रभावहीन उस व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। तो ये दूसरा हो गया। और इसे जुडिशनल रिव्यू, आपके एग्जाम में पूछा न्याय पुनरावलोकन कहां देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 13, और आर्टिकल 13 का भी क्लोज पूछे तो क्लोज 2, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद 13 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब बात करें 13(3) की। किसकी? 13(3) की बात और कर लेते हैं।
13(3) के अंदर विधि को परिभाषित किया गया। किसको? ये जो बार बार विधि आ रही है, विधि को परिभाषित किया गया। विधि कौन सी होगी? किसको विधि माना जाएगा? मैंने कहा ना, यहां पर लागू होने से पूर्व की विधि, ये देखिए, तो यहां पर विधि को परिभाषित किया गया। विधि को परिभाषित कौन कौन सा किया गया, उसको थोड़ा सा ध्यान रख लें। संसद के द्वारा कुछ बनाया जाता है, विधानमंडल के द्वारा कोई चीज बनाई जाती है। संसद कोई कानून बनाएगी वो विधि के रूप में होगा, विधानमंडल जो कानून बनाएगी वो विधि के रूप में होगा। तीसरा, कोई आदेश, कोई नियम, कोई विनियम जो सुप्रीम कोर्ट देता है उसको भी इसमें विधि के रूप में शामिल किया जाएगा। और कोई हमारी प्रथाएं हैं, प्राचीन परंपराएं हैं, उनको भी विधि के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो पहला कौन सा है? विधि में किसको शामिल किया गया? संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको, विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट या सरकार के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, जो विनियम बनाए जाते हैं, जो डिक्री दी जाती है, वो सभी के सभी किसमें? विधि में शामिल होंगे। हमारी जो प्रथाएं और परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं विधि के रूप में शामिल की गई है। तो 13 के अंदर परिभाषित किया गया। अब इन सबसे भी महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है उसको ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आर्टिकल 13(4). 13(4) क्या कहता है उसको समझ लो थोड़ा सा। आर्टिकल 13(4) वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13(4) क्या कहता है? संसद को यह पावर देता है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण, कर सकती है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको ध्यान रखने की बात है। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट है। दो चीजें आपके एग्जाम में ध्यान रखना। कौन कौन सी? अनुच्छेद 13(4) संसद को यह पावर दे रहा है कि संसद मूल अधिकारों में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। कब जोड़ा गया? 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया। अब समझो ऐसा क्या हुआ। मूल अधिकारों को लेकर और विधियों को लेकर बहुत सारे वाद आए। संकरीवाद आया, मद्रास, राजस्थान में सज्जन सिंह वाद आया, गोलकनाथ वाद आया। उसके बाद आपको पता है जो आपका केरल वाला था वो वाद आया, मिनर्वा मिल्स वाद आया। ये कुछ केशवानंद भारती वाला ये कुछ वाद आए और इस वादों में बार बार कुछ न कुछ परिवर्तित होता रहा। ठीक है, पहले में ये कहा गया कि ये जो विधि शब्द है, ध्यान रखना, सज्जन सिंह और संकरीवाद, सज्जन सिंह 1951 और सज्जन सिंह राजस्थान सरकार 1965, उस वाद में क्या कहा गया? ये जो विधियां हैं, इन विधि के अंदर संविधान संशोधन विधि जो है वो शामिल नहीं है। समझ में आ गया? वही शामिल है, तो संविधान संशोधन किया जा सकता है। फिर जब गोलकनाथ वाद आया तो गोलकनाथ वाद ने कहा आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन वाली प्रक्रिया वो 13 के अंदर जो अनुच्छेद है उसकी विधि से संगत नहीं है, इसलिए मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, उसके बाद जब नहीं किया जा सकता उसको काट करने के लिए ये संशोधन जोड़ा गया। कौन सा? क्योंकि गोलकनाथ वाद में क्या कहा गया कि मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो मूल विधि जो विधि दे रखी है, इस विधि में संविधान संशोधन विधि शामिल है। समझ में आ गई बात? तो कहीं ना कहीं ये कहा गया कि संविधान में मूल अधिकारों में संसद वो संशोधन नहीं कर सकती। संसद 368 के तहत 1967 में गोलकनाथ वाद में ये हुआ। उस गोलकनाथ वाद के प्रभाव को खत्म करने के लिए संविधान संशोधन किया गया
24वां संविधान संशोधन 1971, और 1971 संशोधन करके क्या कहा गया, संसद के पास ये पावर है कि वो मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। समझ में आ गई बात। और जो विधि है उसमें संशोधन वाली विधि शामिल नहीं है, ये चीज कही गई। इसके साथ साथ ध्यान रखना, इसके साथ साथ अब समझना इसमें क्या हुआ, क्योंकि ये हुआ तभी जाकर आपका ये वाला हटा है, कौन सा, ये, अन्यथा ये हटता नहीं। क्योंकि यहां पर अथॉरिटी क्या दे दी गई कि संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों को क्या कर सकती है, हटा सकती है, कम कर सकती है, बड़ा कुछ भी कर सकती है। यह संसद की अथॉरिटी दे दी गई। समझ में आ गई बात। किसके द्वारा, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। ठीक है, पहली बात। ठीक है, इसके बाद आपको पता है क्या हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, इसको जब अथॉरिटी दे दी गई संसद को, तो इसको फिर चैलेंज किया गया केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 को वैध मान लिया गया। उसने कहा बिल्कुल संसद के पास अथॉरिटी है कि वो परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उतना परिवर्तन ना करे जिससे मूल ढांचा प्रभावित हो। समझ में आ गया। ये बात कह दी कि किसने, केशवानंद भारतीवाद में। समझ में आ गया। और उसके बाद आपको पता है 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये कुछ वाद भी लाए गए। मैं आपको वादों के बारे में फिर बता देता हूं। शंकरीवाद और सज्जन सिंह वाद। इस वाद में कहा कि संसद परिवर्तन कर सकती है। गोलकनाथवाद, भूतलक्षी विधि कहा जाता है गोलकनाथवाद को, यह भी ध्यान रखना। 1967 में पंजाब सरकार, इसमें कहा गया संसद के पास अथॉरिटी नहीं है, संसद 368 के तहत कोई संशोधन नहीं कर सकती किसी में मूल अधिकारों में। जब ऐसा कह दिया गया तो उस गोलकनाथ के वाद के प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या लाया गया, संविधान संशोधन लाया गया 24वां, और जोड़ा गया क्या 13(4), और कहा गया संसद में परिवर्तन करने की संसद को क्या अथॉरिटी है। ठीक है, उसको फिर चैलेंज किया गया केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद ने इसको वैध ठहराया। साथ में यह कहा कि संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इतना ही करना है जिससे मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा 24वां संविधान संशोधन के द्वारा एक चीज और कही गई, संविधान संशोधन को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दिया गया। यानी कि संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही पड़ेगी। ये भी किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत किया गया। तो आज का जो टॉपिक था उसको समझने की कोशिश करें। पहले अपने ने मूल अधिकार और मानवाधिकार को पढ़ा। मूल अधिकार क्या होते हैं, मानवाधिकार क्या होते हैं, पहली चीज। फिर जब मूल अधिकार आए तो उसकी पृष्ठभूमि को पढ़ा, कैसे कैसे भारत के अंदर मूल अधिकार आए, फिर कितने मूल अधिकार हैं, उस मूल अधिकार में प्रारंभ होने से पूर्व जो मूल अधिकार भाग 3 है उसमें 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 12 और 13। आर्टिकल 12 क्या कह रहा है, परिभाषित कर रहा है किसको, राज्य को, कि राज्य क्या है। तो मैंने कहा राज्य क्या हो सकता है, आपको पता होना चाहिए, केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय निकाय, पंचायती राज, नगर निकाय, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं, एनजीओ हैं, न्यायालय द्वारा जो भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी हैं, उन सबको भी क्या मान लिया गया, राज्य की डेफिनेशन में शामिल कर लिया गया। तो ये बात तो पहले ठीक हो गई। क्यों, क्योंकि राज्य के विरुद्ध है। मूल अधिकार किसके विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध है। किसको दिए गए, नागरिकों को दिए गए। तो पहले ये तो पता लगे आखिर स्टेट क्या है, स्टेट होगा तो ये पता लगेगा स्टेट के विरुद्ध हमको दिए गए। दूसरा आर्टिकल 13, मूल अधिकारों के असंगत और अल्पीकरण की विधि, यानी कि मूल अधिकारों से कोई असंगत हो या मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने की कोई विधियां, उनका प्रावधान इसमें है। इसमें क्या है, संविधान लागू होने से पूर्व की कोई ऐसी विधि जो मेरे मूल अधिकारों से असंगत हो तो उनको, मेरे मौलिक अधिकारों को, उनके ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। समझ में आ गया। वो जो असंगत हिस्सा है वो मेरे मूल अधिकारों के ढक लिया जाएगा, मेरे मूल अधिकार उसके ऊपर प्रभावी हो जाएंगे। समझ में आ गया। इसीलिए इसको कहा गया आच्छादन का सिद्धांत। दूसरा, संसद के द्वारा कोई कानून विधि बनाई जाती है, कोई विधि बनाई जा रही है और वो मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उस पूरे कानून में से वो भाग जो मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है उसको संसद समीक्षा कर सकती है, न्यायालय समीक्षा कर सकता है। और अगर उसको ऐसा लगता है कि ये अवैध है तो उसको समाप्त भी, रद्द भी किया जा सकता है या उसको शून्य किया जा सकता है। इसको लेकर जो एक नया सिद्धांत डेवलप हुआ उसे कहा पृथक्करण का सिद्धांत। वैध और अवैध
वो भाग जो अवैध था और वो भाग जो वैध था, किसका? उस विधि का जो मेरे मूल अधिकारों के ऊपर स्थापित हो रही थी। ठीक है, इसको लेकर पूरी दुनिया के अंदर पहला जो पृथक्करण का सिद्धांत वो कहाँ से आया? मालबरी और मेडिसिन वाद था सुप्रीम कोर्ट का, कहाँ पर? 1803 यूएसए पे, वहां से पृथक्करण का सिद्धांत आया और ये इस पर लागू हुआ। इसी दो को ही हम न्यायिक पुनरावलोकन से भी जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा संसद समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है, तो जुडिशनल रिव्यू। तो आपसे पूछा था संविधान में कहां पर जुडिशनल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही है? तो आर्टिकल 2(13) के सब क्लोज 2 में के अंदर ये जानकारी दी गई है। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है? 13(3) क्या कह रहा है? यहां पर विधि को परिभाषित किया गया। विधि क्या है? संसद जो बनाएगी कानून वो विधि है, विधानमंडल जो बनाएगा वो विधि है, आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, नियम, विनियम, डिक्री, जो भी कुछ है वो सब हमारी प्रथाएं और परंपरा भी विधि में शामिल की गई है। इसके बाद आया 13(4), सबसे महत्वपूर्ण, संविधान का संशोधन 24 के द्वारा इसको जोड़ा गया और क्या किया गया, क्या पावर दी गई कि संसद के पास अधिकार है कि वो मूल अधिकारों में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। इसको लेकर वाद विवाद बहुत चले। मैंने कहा संकरीवाद, सज्जन सिंह वाद में कहा गया कि संसद के पास अधिकार है। गोलकनाथ वाद में कहा गया संसद को पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है 368 के तहत कि वो क्या कर सके? संशोधन कर सके मूल अधिकारों में। इसे भूतलक्षी विधि के रूप में भी स्थापित किया गया। उसके बाद आया केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद ने संविधान संशोधन को स्वीकार कर लिया, इसे वैध डिक्लेयर कर दिया और कहा गया कि संशोधन तो हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने कहा संपत्ति का अधिकार, आपको पता ही है 1978 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें इसी अधिकार, इसी संशोधन के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन के लिए बाध्यकारी बनाया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मूल अधिकारों को प्रारंभ को लेकर और देखेंगे मूल अधिकार क्या क्या हैं और कैसे कैसे उनको मिले। तो आज के लिए अगर ये क्लास वास्तव में आपको अच्छी लगी और ऐसा लगता हो कि ये आपके कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर लिखें। आज की सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।